Good morning, students. We are going to start Social and Political Life third means class 8th के लिए Political Science का chapter first. Chapter title is The Indian Constitution. Constitution means संविधान. Mean you can define it. Constitution is a written document which includes rules and regulations which are necessary to run a country. Next, why does a country need a constitution? Students, जिस तरह किसी भी खेल को संचालित करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है, किसी समाज को संचालित करने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी भी देश को, राज्य को संचालित करने के लिए उसके कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जो कि उसकी शासन सत्ता को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं. The Constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Secondly, Constitution tells us what the fundamental nature of our society is. Students, संविधान रूल्स और रेगुलेशंस का एक ऐसा सेट है जिसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नियम और कानून तय किए जाते हैं. अर्थात इसमें इससे तय किया जाता है कि सरकार किस तरह से संचालित हो, साथ ही समाज के वे आदर्श जो हमेशा के लिए उस समाज के लिए आवश्यक हैं उनको भी किस तरह से जीवित रखा जाए या उन आदर्शों की किस तरह से रक्षा की जाए. संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं. 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले अंग्रेज सरकार को एक संविधान सभा की मांग रखी थी. काफी उतार चढ़ाव के बाद दिसंबर 1946 में अंग्रेज सरकारों ने इस मांग को माना, स्वीकार किया और संविधान सभा का गठन किया. इस संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक बहुत अथक प्रयास करने के बाद इस संविधान को तैयार किया और आखिरकार अंग्रेजों की 150 वर्षों की जो शासन सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकने के बाद 1950 में हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ. एनसीईआरटी की पेज नंबर 6 में एक एग्जाम्पल है नेपाल का दे रखा. नेपाल में एक ज़माने में मोनार्की हुआ करती थी, यानी शासन एक तंत्रात्मक शासन हुआ करता था, यानी राजा का शासन हुआ करता था. 1990 में राजा के द्वारा एक संविधान बनाया गया, लेकिन उसमें सारी शासन सत्ता आखिरकार राजा के हाथ में ही रह गई. अब ऐसे संविधान का क्या फ़ायदा जिसमें सारा निर्णय आखिरकार राजा को ही लेना था. तो अल्टीमेटली 2006 में वहाँ के लोगों ने आखिरकार शासन राज सत्ता को, शाही सत्ता को यानी मोनार्की को ख़त्म करके वहाँ पर एक नया संविधान लागू करने में सफलता प्राप्त की. मीन्स नेपाल की जनता को अपने संविधान को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने जन आंदोलन करके एक राजशाही शासन को समाप्त करके एक लोकतंत्रात्मक शासन सत्ता की स्थापना की. लोकतंत्र में जनता यानी आम जनता अपने शासकों को स्वयं चुनती है. प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है. प्रत्येक का वोट का बराबर वैल्यू होती है और इन सब कार्यों के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
लोकतंत्र में हमें अपने नेताओं को चुनने की आज़ादी है। अपनी मर्जी से हम अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन बहुमत के आधार पर चुने गए नेता कभी कभी इस राइट का दुरुपयोग भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं। इसके लिए आपके बुक में एक स्टोरी बोर्ड दी गई है, जिसको आप यूँ समझिए कि एक बच्चे को अगर किसी कम योग्य बच्चे को क्लास की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो अपने उस क्षण का प्रयोग किसी दूसरे उपयोग में कर लेता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि मैडम किसी लड़के को क्लास की जिम्मेदारी देती है जो थोड़ा ताकतवर है, तो वो उसका दुरुपयोग किसी सही बच्चे को इरिटेट करने में करता है। ऐसे ही हमारे लोकतंत्र में भी कुछ नेता या कुछ मंत्रीगण, सरकारों में बैठे हुए लोग इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अधिकारों का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कि कोई नेता या मिनिस्टर किस तरह से अपने पावर का मिसयूज करता है। तो जैसे वो किसी ठोस तकनीकी कारणों से अपने मिनिस्ट्री के किसी प्रोजेक्ट को रोक देता है। जैसे वो अपने अपने पड़ोसी को अपने बॉडीगार्ड के थ्रू या अपने सिक्योरिटी के थ्रू डराने धमकाने की कोशिश करता है। जैसे कोई रिलेटिव, किसी नेता का रिलेटिव कहीं किसी अपराध में फंसा हो और वो उसे छुड़ाने का प्रयास करता है, या उसके खिलाफ रिपोर्ट न लिखने के लिए पुलिस अधिकारियों को दबाव बनाता है। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 8। एक और स्टोरी बोर्ड है जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप कैसे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को वायलेट करता है, कैसे उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। इसमें एक क्लास का ही है, कोई जिस क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। लड़कों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो अपनी मर्जी का खेल खिलवाने के लिए टीचर को विवश कर देते हैं। इससे लड़कियों के अधिकारों का एक तरह से वायलेशन होता है। इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रोका जाए, कैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को ओवरलैप ना करे, कैसे वो उसको डोमिनेट ना करे, इससे बचने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारी प्रक्रियाएं दी गई। हमारे संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऊपर बहुसंख्यकों के लिए इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब हम की फीचर्स की बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करते हैं। दशकों के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे देश के तत्कालीन नेताओं ने यह विचार किया कि गुलामी के दौर में हमारे देश के लोगों का बहुत बड़ी संख्या में बहुत बुरे तरीके से शोषण हुआ है। अब जबकि स्वतंत्र हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो अब देश के को कैसे संचालित किया जाए, देश की जनता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सबके विकास के लिए काम किया जाए, ये विचारणीय प्रश्न थे। और इसी विचार के लिए संविधान सभा बनी थी, जिसमें लगभग 300 लोगों का योगदान था, जो 1946 में बन गई थी और जिसने नवंबर 1949 में संविधान को बना करके तैयार कर दिया था। संविधान सभा के लोगों के दिमाग में ये सब बातें थी। हमारे देश के अंदर बहुत सारी विविधताएं थी। several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नियम और कानून बनाने थे। इन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर, बिंदुओं पर विचार किया।
इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में सर्वप्रथम फेडरलिज्म मीन संघवाद। फेडरलिज्म से मतलब है कि भारत देश एक पूरा संघ, राज्यों का संघ होगा। मतलब इसमें कई राज्य हैं जिनमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें होंगी। राज्य सरकारों के नीचे और आगे तीसरे स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होगी जो स्थानीय शासन को देखेगी। ऐसा होने से विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा। अन्यथा केंद्र सरकार, दिल्ली में बैठे हुए लोग पूरे देश के बारे में, स्थानीय परिस्थितियों के बारे में उस जैसा नहीं सोच सकते। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well। लेकिन कई तरह से राज्य सरकारों को स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक एडल्ट नागरिक को उसे एक मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया है। वो बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी धर्म भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के देखे बिना सभी को बराबर का वोट देने का अधिकार है। यानी हर व्यक्ति अपने मत के अनुसार अपना लीडर चुन सकता है। Number 3, separation of powers. According to the Constitution, there are 3 organs of the state. These are legislature, executive and judiciary. एग्जीक्यूटिव जिनको हम वोट दे करके इलेक्ट करते हैं, वो पूरे लोग एग्जीक्यूटिव ग्रुप में आ जाते हैं। पहला ग्रुप लेजिस्लेचर का ग्रुप है जिसको हम वोट दे करके इलेक्ट करते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव का है जिसको हम सरकार कहते हैं, जो इसमें तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं, कानून को लागू करते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। थर्ड जो पार्ट है इसका जुडिशरी, यानी जो नियम और कायदे कानून को जस्टिस करते हैं कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने का काम जुडिशरी का होता है। ये तीनों ही पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और एक दूसरे अंग पर पूरी तरह से अंकुश रखते हैं। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। Fourth, fundamental right. The section of fundamental right has often been referred to as the conscience of Indian institutions, यानी इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। फंडामेंटल राइट देश के अंदर, राज्य या सेंटर में, केंद्र में कोई भी सरकार हो, किसी भी नागरिक के साथ उसके फंडामेंटल राइट्स की वजह से कोई भेदभाव नहीं कर सकती। इसके कारण बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक पब्लिक अल्पसंख्यकों को यानी माइनॉरिटीज को ओवरलैप नहीं कर सकती, डोमिनेट नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स के अलावा संविधान में एक पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी है, नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान निर्माता चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी किसी भी धर्म को अपनाने का, छोड़ने का, त्यागने का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए वो मौलिक अधिकार है हमारे पास, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अर्थात यदि किसी नागरिक को अपने खिलाफ
कोई शोषण कर दिखता है, कोई अधिकारों को उसका हनन होता है, तो वो इसे फंडामेंटल राइट्स के आधार पर कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म, मीन्स पंथ निरपेक्षता, यानी अपना देश, अपना राष्ट्र, द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, मैंने हमारा देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में नहीं अपना सकता, यानी राष्ट्र के लिए हर धर्म, हर पंथ समान रहेगा, वो किसी एक धर्म अथवा पंथ का पक्ष नहीं ले सकेगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास संविधान के बारे में जो मौलिक जानकारी है उसको हमने पढ़ा। आपसे उम्मीद करता हूँ आप अपनी बुक को सामने रख करके इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे और इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें लर्न करेंगे। थैंक यू।